अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटे, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मे भी आप थोड़े से वरीड हों और मे भी आप सोचें कि कंप्यूटर साइंस में आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए पहले कितना कुछ करना पड़ता है, कितने प्रोसेसेस को देखना पड़ता है। हमने पहले पढ़ा कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपने STLC को फॉलो करना है। आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में STLC लाइफ साइकिल को देखा था। उसके बाद हमने देखा STLC लाइफ साइकिल को, तो आपने जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसको फॉलो करना ही करना है, लेकिन फिर उसके साथ आपने मॉडल को सिलेक्ट करना होता है। किसको सिलेक्ट करना होता है बच्चों? मॉडल्स को सिलेक्ट करना होता है। आपको डायग्राम भी दिखाई दे रही होगी, आपको पता है ये लास्ट वीडियो में भी आपको डायग्राम दिखाई थी बच्चों। इसमें बहुत से मॉडल्स हैं जो यूज़ होते हैं, और कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बेटा मैंने आपको ये भी बताया था। आपको पता है हमारे सिलेबस में 2 मॉडल्स थे, एक एजाइल था और एक क्या था बच्चे? वाटरफॉल। और ये बच्चे कहाँ पर यूज़ होते हैं और इनको कब यूज़ करना चाहिए, ये हमने लास्ट वीडियो में बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिकल यूज़ करके बच्चे मैंने आपको बताया हुआ कि ये कहाँ बेसिकली आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बेटा जब ये आप चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं ना, सो द थर्ड थिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर दैट इज एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसका मतलब ये है, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था जब भी कोई चीज़ बनती है ना इस दुनिया में, वो ऐसे नहीं बच्चे बन जाती, मुंह उठा के नहीं बना दी जाती। बच्चे आप प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, जैसे आप पिक्चर पेंटिंग, मॉडल, डायग्राम कुछ भी कह सकते हैं। आपको याद होगा बच्चे, मैं अगर इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ इस लेक्चर को, तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद होगा डिज़ाइन, ये रहा डिज़ाइन में हमने कहा था क्रिएट डायग्राम, मॉडल्स, फिर आर्किटेक्चर। तो बच्चा ये सब कुछ आप इसमें लर्न करेंगे, ये सारा कुछ इसमें आ रहा होता है, ये सब कुछ आपका इसमें कवर होगा। ये जो आपका टॉपिक है आज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर्स को ग्राफिकल का मतलब है बच्चे विजुअल्स की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, ये सारे वर्ड मेंशन है जो मैं बोल रहा हूँ कि अपने सॉफ्टवेयर्स को आप विजुअल्स की फॉर्म में शो करें कि मतलब आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे बनेंगे, उसके अंदर फंक्शंस क्या होंगे। मतलब आप ये है कि उनको डायग्राम की फॉर्म में शो करें। आपने बच्चे ये पीछे भी पढ़ा होगा, कभी आपने फ्लो चार्ट एल्गोरिदम्स पढ़े होंगे। 8th क्लास में आपने सूडो कोड भी पढ़ा होगा। आजकल 9th क्लास की बुक में भी सूडो कोड आया हुआ है। तो वो भी बेटा क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर बेसिकली काम कैसे करता है। बच्चे वो तो चीज़ें बनती हैं, फ्लो चार्ट्स भी बनाने होते हैं, आपने एल्गोरिदम्स भी बनाने होते हैं, लेकिन आपने कुछ डायग्राम्स भी बनानी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। अगेन सुन लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग और यू आर शोइंग योर सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन। मतलब ये है कि आप उसको पिक्चर, पेंटिंग, मॉडल, डायग्राम में शो कर रहे हैं कि वो कैसे काम करेगा। ये सारा कुछ बच्चे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। तो बच्चे हमारे सिलेबस में जो है वो बेसिकली 4 हैं, 3 से 4 इन्होंने बताई हुई है। यहाँ पर जो डायग्राम मेंशन है ना बच्चे, वो 3 से 4 हैं। एक यूज केस डायग्राम है अगर आप देखें, और दूसरी है आपके पास क्लास डायग्राम है बच्चे, उसके बाद सीक्वेंस है, और उसके बाद एक्टिविटी डायग्राम है। बच्चे ये 4 नहीं है, देयर आर टन ऑफ अदर कि जिनको आप यूज़ कर सकते। मैं आपको उनकी पिक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पर बच्चे आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हैं बच्चे, एक नहीं है, ये स्ट्रक्चरल डायग्राम है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। ये बिहेवियर मतलब उसकी फंक्शनैलिटी कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होंगे, ये उनके बिहेवियर को शो करती है, मतलब फंक्शनैलिटी को शो करती है। ये बेटे एक नहीं डायग्राम, ये टन्स ऑफ डायग्राम्स है, इसमें भी अभी काम है। बच्चे आपने जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है ना, आपने STLC फॉलो करना है, आपने उसका प्रोसेस मॉडल फॉलो करना है। जब प्रोसेस मॉडल फाइनलाइज हो जाए तो थर्ड स्टेप दैट्स कम, और वो ये है कि फिर आप अपने सॉफ्टवेयर की क्या बनाते हैं, डायग्राम, मतलब उसको विजुअल फॉर्म में शो करते हैं। और वो लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। बेटा ये वो लैंग्वेज है जो आपके सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती है किस फॉर्म में बेटे, विजुअल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? विजुअल। और ये सारी की सारी बच्चे उसकी टाइप्स हैं UML की, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी बच्चे ये आप लिख सकते हैं UML डायग्राम्स, ये सारी की सारी बच्चे उसकी टाइप्स हैं। अगेन बेटा सुन लें, UML इज जस्ट अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, कि ये आपके सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती है किस फॉर्म में बच्चे, विजुअल्स की फॉर्म में। और विजुअल्स की फॉर्म में शो करने के लिए मतलब वही पिक्चर पेंटिंग, आप उनकी डायग्राम्स को फॉलो करते हैं। एंड देयर आर टन्स ऑफ डायग्राम, आपने उनकी पिक्चर भी देखी कि कौन कौन सी है, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन कौन सी है वो भी मैंने बेटे आपको बता दी। और मोस्ट प्रोबेबली बेटा ये यूज़ भी मोस्टली यही होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी होती हैं। अगर मैं इनको आपको पॉइंट आउट करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा ये क्लास डायग्राम है, यूज़ केस, एक्टिविटी, उसके बाद कंपोनेंट डायग्राम, स्टेट मशीन जिससे स्टेट ट्रांजिशन भी आप कह सकते हैं, उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। आपको जो ये
4-5 मैंने बताई हैं। और उसके बाद डिप्लॉयमेंट, आपको याद होगा हमने डिप्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट बेटे पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है आप चीज़ों को इंस्टॉलेशन की तरफ लेके चलते हैं। और वो कैसे इंस्टॉल करते हैं बेटा, ये सारा डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं कि यूज़ केस डायग्राम क्या होती है। अच्छा बेटे, यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए ना आपको 3-4 चीज़ों को ना फोकस में करना है। मैंने बहुत सी इसकी एग्जांपल्स पिक की है, मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। तो बेटा यूज़ केस डायग्राम में ना कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यूज़ केस डायग्राम में अपने सिस्टम ड्रा करना होता है। साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। इसे आप वर्ड पे ड्रा कर लें बच्चे, आप इसे वर्ड पे भी बना सकते हैं, आप इसको वेबसाइट पे भी बना सकते हैं, मतलब ऑनलाइन। मैं अगर लेट सपोज यहाँ पर लिखता हूँ यूज़ केस डायग्राम ऑनलाइन, सो देयर आर टन ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पर बेटे आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। मैं दोबारा इस डायग्राम में आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, बेसिकली यहाँ पर आपने एक सिस्टम ड्रा करना होता है। सिस्टम को ड्रा करने के लिए आपने रेक्टेंगल शेप का यूज़ करना होता है। ये सिस्टम है, ये पूरा, और सिस्टम के अंदर होते हैं बच्चे यूज़ केसेस। अब सवाल ये है कि यूज़ केस होता क्या है। अब बेटा यूज़ केस क्या है कि आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसको हम कहते थे फंक्शनल रिक्वायरमेंट। बड़ी आसान है बेटे, इसको बिल्कुल आपने कम्प्लेक्स नहीं करना, आप इजीली बना पाएंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल कि आपने कैसे इजीली कोई भी, ये आपकी बुक से बेटे, आपकी बुक से आ जाए, जहाँ से मर्जी आ जाए बेटा, मैं चीज़ों कैसे लेके चलता हूँ कि आपको बुक से आ जाए या आउटसाइड बुक आ जाए, तो यू विल बी रेडी इन एनी काइंड ऑफ कंडीशन। ये मैटर नहीं करता क्योंकि बच्चे हमने चीज़ों को स्वॉट नहीं करना। तो यूज़ केस डायग्राम में बच्चे आपने यूज़ केस बनाने के लिए ओवल शेप का यूज़ करना होता है। किस शेप का यूज़ करना होता है बच्चे, और इसको हम यूज़ केस कहते हैं क्योंकि यूज़ केस डायग्राम है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे बेटा, यूज़ केस कहेंगे। वैसे ये ओवल शेप है। अब यहाँ पर क्या है कि होटल, मैंने आपको बताया कि आपकी ऐप में क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं, वो सारे के सारे आपने यूज़ केस में लिख देने हैं, मतलब इन ओवल शेप्स में आ जाएंगे। उसके बाद बच्चे जाहिर बात है यूज़ केस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डेट रिप्रेजेंट अ यूज़र, कि बेसिकली यूज़र इस ऐप के साथ क्या क्या कर सकता है। तो आपको याद होगा हमने ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पढ़ा था, तो आपको पता, तो उसमें डिफरेंट यूज़र्स थे, मतलब एक जिसने ऑर्डर देना है वो भी यूज़र है, उस ऐप को मैनेज करने वाला, मतलब अगर किचन स्टाफ है तो वो भी यूज़र है, अगर कोई एडमिन है तो बेटा वो भी यूज़र है। तो हर एक की बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसमें एक चीज़, 2 मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। इसमें यूज़ केसेस होते हैं, इसमें आपका सिस्टम होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ना एजेस, इसको सिस्टम की बाउंड्री कहते हैं। ठीक है बच्चों, इससे कंफ्यूज नहीं होना। और इस सिस्टम के अंदर आपने क्या करना होता है, अच्छा यूज़ केस में आपने हमेशा जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, आपने उसको बेटा टॉप पे हेडिंग देनी होगी, लाइक दिस। ये बेटा एक रूल है, आप कहीं पर भी दे सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल और ये फिक्स रूल है कि आपने उसको कहाँ पर हेडिंग देनी है, टॉप पर देनी है। लेकिन अगर आप इसे कहीं पर भी देते हैं गलत नहीं है, लेकिन दैट विल बी नॉट अ प्रोफेशनल वे, तो आपने इसे हमेशा टॉप पर देना। उसके बाद आपको मैंने कहा आपकी ऐप क्या क्या कर सकती है, वो आपने सारे फंक्शंस लिख देने हैं। अब बेटा ये क्या चीज़ें हैं, ये गेस्ट लिखा हुआ है, ये एडमिन लिखा हुआ है, या आप सिंपल इसे यूज़र कह लें। बेटा बेसिकली इसमें थर्ड चीज़ होती है एक्टर। एक्टर किसे कहते हैं, एक्ट करने वाले को। मतलब ये है कि इस सिस्टम को यूज़ कौन करेगा। तो अब इस सिस्टम को यूज़ करने वाले ये दोनों यूज़र हैं बच्चे, लेकिन यूज़र की कैटेगरी है। ये एक सिंपल यूज़र है, मतलब जिसे गेस्ट कह सकते हैं। अब ये एडमिन है जिसने कंट्रोल करना है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या एक गेस्ट है या एक यूज़र है, आप होटल में ठहरे हुए हैं, क्या वो रूम्स को मैनेज कर सकता है, क्या वो गेस्ट को मैनेज कर सकता है। मैं एक आम यूज़र की बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज आप किसी होटल में जाते हैं। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। या आपने रूम बुक करवाना है एज अ यूज़र, तो बेटे आप रूम को सर्च कर सकते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि रूम मौजूद है कि नहीं। आप रूम को बुक कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं, आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। आप पेमेंट्स को मैनेज नहीं कर सकते, आप रिपोर्ट्स नहीं निकाल सकते, आप बेटे बुकिंग्स को मैनेज नहीं कर सकते। आप रूम बुक कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग, जो भी बुकिंग का पीछे से ओवरऑल सिस्टम है, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। आपका गेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपका रूम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपके लिए रूम को मैनेज नहीं करता। तो बेटा आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी असाइन करनी होती हैं कि कौन सा यूज़र, उसको क्या क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी। मैं आपको सिंपल से इसकी एग्जांपल देता हूँ। कभी आप यूनिवर्सिटी जाएंगे ना, तो आपका बेटे ओबियसली यहाँ आप कॉलेज जाते हैं, तो आजकल कॉलेजेस में भी, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स के ग्रेड्स वगैरह शो होते हैं। मुझे एक एग्जांपल बताएं बच्चे, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। अगर मैंने उसकी यूज़ केस डायग्राम बनानी है, तो उस यूज़ केस डायग्राम में ओबियसली फंक्शंस होंगे। तो मुझे क्या आप बताएं, क्या आप एक स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस लगा सकता है?
नहीं बेटे, क्योंकि उसको रेस्ट्रिक्शन है। तो आपने जब भी यूज़ केस डायग्राम बनानी है बच्चे, तो इसमें जो एक्टर्स होंगे ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो क्या क्या कर सकते हैं उसके मुताबिक उसको असाइन करना है। लाइक अगर मैं इस गेस्ट को असाइन कर दूं मैनेज रूम, तो बेटा ये आपकी डायग्राम गलत है, आपका कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। ये वही बात आ गई कि मैंने एक यूज़र या एक स्टूडेंट को असाइन कर दिया कि आप अपनी अटेंडेंस खुद भी लगा सकते हैं, तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये भी चीज़ें आपने मैनेज करनी। अब होटल स्टाफ क्या कर सकता है? ऑब्वियसली वो सारा कुछ कर सकता है। तो रूम को मैनेज करना है, उसको बुकिंग्स को देखना है। लेट्स सपोज इसने बुक किया ऑनलाइन, तो डेफिनेटली इसके पास रिक्वेस्ट आएगी, ये सारा कुछ मैनेज करेगा। मतलब जो भी एडमिन होगा या होटल स्टाफ होगा, ये गेस्ट को मैनेज करना, पेमेंट्स को देखना, उसके बाद हाउस कीपिंग को देखना, मतलब जो भी हाउस कीपिंग के रिलेटेड होता है। फिर रिपोर्ट्स जनरेट करना, मतलब लेट्स सपोज एक पर्सन आया, वो आपके होटल में स्टे किया, तो वो चेक इन हुआ, जब वो चेकआउट करेगा तो ऑब्वियसली इसकी रिपोर्ट जनरेट होगी, वो कितने डेज उसने स्पेंड किए, क्या क्या यूज़ किया, एक्स्ट्रा क्या यूज़ किया, ये सब कुछ। और ओवरऑल भी रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं, डेली बेस पे कितने गेस्ट आ रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सारा कुछ बच्चे किसमें जनरेट किया जाता है? रिपोर्ट्स में जनरेट किया जाता है। बेटा अब मैं इसकी दूसरी भी डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, आप ये भी देख सकते हैं। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है? सिंपल है बच्चों। स्टूडेंट, ये मैंने वही बात की है कि लाइब्रेरी में स्टूडेंट क्या कर सकता है। लेट्स सपोज एक ऑनलाइन सिस्टम है, तो एक ऐप है, स्टूडेंट सर्च कर सकता है, बुक को देख सकता है कि कौन कौन सी बुक्स हैं, बोरो कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। लेकिन क्या बच्चे स्टूडेंट बुक को ऐड कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता। वो कौन करेगा? लाइब्रेरियन, मतलब वो पर्सन जो लाइब्रेरी को क्या कर रहा है बेटे? हैंडल कर रहा है। तो बच्चे ये सारी की सारी, अब होप सो इस एग्जाम्पल को समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगेन सुन लो, यूज केस डायग्राम में 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक सिस्टम, उसके बाद एक्टर्स, और फिर यूज केसेस जो आपने सिस्टम के अंदर लिखने होते हैं। और एक्टर हमेशा बेटा सिस्टम के बाहर होते हैं, ये अंदर नहीं होते। और आपने इनको एरोस के साथ नहीं, आपने इनको स्ट्रेट लाइंस के साथ शो करना। ये पहले कभी एरोस यूज़ होते थे, लेकिन आप एरोस के साथ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपने इनको बेटा स्ट्रेट लाइंस के साथ शो करना है, ये सॉलिड स्ट्रेट लाइंस, ये याद रखना आपने, ठीक है बच्चे। ये आपके एक्टर्स आ गए, ठीक है। और एक्टर हमेशा उस सिस्टम के आउटसाइड ही होंगे। जाहिर सी बात है बच्चे, यूज़र किसी सिस्टम के अंदर तो नहीं होंगे, मतलब एक सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर तो यूज़र नहीं होते। ओबियसली यूज़र ने हमेशा आउटसाइड से ही इंटरेक्ट करना होता है। उसके बाद बच्चे इसकी एक और डायग्राम है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और वो डायग्राम हमारे पास यहाँ पर है, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने इसको भी डील किया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कस्टमर क्या कर सकता है। आप गेस्ट मोड में जाएंगे ना, आपको पता है आप ऐप ओपन करें तो उसमें गेस्ट मोड भी होते हैं। तो उस गेस्ट मोड में आपको पता है कुछ सर्विसेज आपको दी जाती हैं, कुछ सर्विसेज आपको नहीं दी जाती। जैसे मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, क्या गेस्ट मोड में आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं? ये देखें, ऐड टू कार्ट गेस्ट मोड को नहीं दिया, वो कार्ट को व्यू कर सकता है लेकिन ऐड टू कार्ट नहीं कर सकता। मतलब ये है कि गेस्ट मोड में आप चीज़ें परचेज नहीं कर सकते जब तक आप अपनी डिटेल्स नहीं देते। मतलब लॉगिन, गेस्ट मोड का मतलब है कि आप लॉगिन आपने नहीं किया हुआ, तो आप किसी ऐप में लॉगिन नहीं करेंगे। तो आप किसी भी ऑनलाइन ऐप में जहाँ पर आपने चीज़ें परचेज करनी, आप लॉगिन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे आप अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये बच्चे, जाहिर बात है, एडमिन क्या कर सकता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन है। अब बेटा इसकी बुक से मार्किंग भी कर लेते हैं और मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसको सिर्फ आपने एक दफ़ा रीड करना है। ये UML की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। उसके बाद यूज केस डायग्राम है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से करनी है। देख रहे हैं बच्चे, एक्टर का बता दिया आपको मैंने, सिस्टम का बता दिए, वर्ड मेंशन है आपको, यूज़र जिसे मतलब एक्टर भी कहते हैं, सिस्टम का भी बता दिया। डेफिनेटली हर यूज़र का एक स्पेसिफिक गोल होता है, वो क्या क्या कर सकता है। उसके बाद बच्चे ये सारा कुछ मैंने बता दिया। आपको याद है मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट का भी आपको बताया था कि यूज़ केस डायग्राम कैसे बनती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट से। अब फिर अंडरस्टैंडिंग यूज़र इंटरेक्शन की, यूज़र किस किस फंक्शन से इंटरेक्ट कर सकता है। आपको याद होगा हमने डायग्राम में बताया कि कौन सा यूज़र क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, ये हमने बच्चे सब कुछ देखा। उसके बाद प्लानिंग एंड टेस्टिंग है। प्लानिंग एंड टेस्टिंग ये है कि जब आप चीज़ें प्लान करते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। प्लानिंग एंड टेस्टिंग बच्चे ये है, लेट्स सपोज मैं कोई भी डायग्राम ओपन करता, मैंने ये चीज़ें बना ली, मैंने यूज़र्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिफाइन कर दी, अब मैंने प्लान भी कर दिया कि कौन सा यूज़र क्या क्या कर सकता है। अब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा इशू तो नहीं है कि गेस्ट रूम्स को भी मैनेज कर पा रहा है और बुकिंग को भी मैनेज कर पा रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो इट मीन्स बेटा आपके सॉफ्टवेयर में या आपके सिस्टम में कोई एरर्स हैं, आपने उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। अगेन फिर उसकी टेस्टिंग होगी, जब तक टेस्टिंग क्लियर नहीं होती बेटा चीज़ें फाइनलाइज आप नहीं कर सकते। ये सारा कुछ उसमें आता है।
उसके बाद बेटा एक्टर्स का बता दिया मैंने, गोल्स का बता दिया कि वो कैसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा बेटा यहाँ पर आउटलाइन इंटरेक्शन का मतलब ये है कि यूज़र कौन कौन से फंक्शन से इंटरेक्ट कर सकता है, इसका मतलब ये है आउटलाइन इंटरेक्शन। उसके बाद है वैलिडेट यूज़ केसेस, मतलब ये है कि जो आपने बेसिकली जो फंक्शंस आपने अपनी ऐप या सिस्टम में यूज़ किए उनको टेस्ट करना, क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, ये सारा कुछ बच्चे मेंशन है। रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ एंड इंटरेक्शन, क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, क्या उनसे प्रॉपर्ली इंटरेक्ट आप कर पा रहे हैं, तो ये सारा कुछ बेटे किस में आ जाएगा, बेसिकली वैलिडेट यूज़ केसेस। क्या आपके यूज़ केसेस जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, क्या आप उनसे, एक यूज़र है प्रॉपर उनसे इंटरेक्ट कर पा रहा है, तो बेटा ये सारा कुछ किस में आ जाएगा, वैलिडेट यूज़ केसेस में। तो बच्चे आपने ये सारा का सारा ऐसे ही करना है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा इसमें आपको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों के आना चाहिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपको 3-4 चीज़ों का मैंने ऐसे ही बता दिया, आपको डायग्राम्स का भी मैंने बता दिया कैसे बनानी है, तो रट्टे शट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से बच्चे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। आपके बुक में बच्चों वाली एग्जाम्पल दी हुई है बेटे, मैंने आपको इससे एडवांस एक्सप्लेन कर दी, अब ऑप्सो के इसको समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और बेटा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं। बच्चे मैं फुली ट्राई करता हूँ कि आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूँ और मैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर भी देता हूँ। उसके बाद बच्चे ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो आप मुझसे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट टाइम बच्चे ये मैंने 2 ऑप्शन ऐड किए थे, देयर वर सम स्टूडेंट्स वो कह रहे थे कि सर क्विक कांटेक्ट के लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें, तो बेटा मैंने व्हाट्सएप का भी ऑप्शन डाल दिया, इसमें इंस्टाग्राम का भी डाल दिया। तो अगर आपको क्विकली कुछ पूछना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ईदर बाय ईमेल, और बहुत ही क्विकली पूछे तो फिर बेटा आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।